नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्रीवियस पेपर 2019 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए तो वह लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे उसको सर्च करना चाहते हैं तो स्टडी विद राज के नाम से है और आगे मोबाइल नंबर के आगे के 2 अंक जो है इसमें जोड़ दीजिए तो ये टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। स्टडी विद राज 99 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मैथ की जितनी भी PDF हैं वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी और साथ ही में जितने प्रीवियस पेपर हल करवाए जाएंगे वो भी जो है PDF बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखिए, देखते हैं सत्र 2019 के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर A की पावर 7 गुणे A की पावर -9 का मान होगा। A की पावर 7 गुणे A की पावर -9 का मान होगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, A की पावर 7 गुणे A की पावर -9 का मान हमको ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए, गुणे में संख्याएं दी हुई हैं और जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो है बेस समान है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो ये दोनों आपस में जो पावर है वो जुड़ जाएंगी। यानी कि यहाँ पर देखिए A की पावर 7 गुणे A की पावर -9 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, A की पावर 7 और प्लस जो है हो जाएगा -9। तो यहाँ पर देखिए A की पावर यानी कि जो है 7 में से 9 को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए -9 है तो यहाँ पर जो है 9 में से 7 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर -2 हमारा बच जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लेंगे और चिन्ह हमेशा जो है घटाने में बड़ी संख्या का ही लगता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से A की पावर -2 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए A³ -B³ + AB + B² का मान होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो हल करवाया जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और देखिए इसमें विकल्प भी आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट जो है सही आंसर आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और देखिए यही आपको विकल्प में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए A³ - B³ दिया हुआ है और उसके बाद फिर बटे में दिया हुआ है A² + AB और प्लस B²। तो देखिए A³ - B³ का हम फार्मूला यहाँ पर खोल लेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला होता है A² + B² और माइनस का AB, ये एक ब्रैकेट में रहता है, सॉरी प्लस का AB रहता है माइनस वाले में, तो प्लस का AB एक ब्रैकेट में हो जाएगा और फिर एक ब्रैकेट में A - B हो जाएगा और फिर बटे में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है A² + AB और प्लस B²। अब यहाँ पर देखिए इससे हम इसको पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा हमारा A - B। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हमको मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, A - B। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। देखिए क्वेश्चन भी आप लोगों को कई बार बताया गया है कि देखिए 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो देखिए इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए कई बार हम इसको बता चुके हैं कि अगर हमको प्रतिशत में चेंज करना हो, यानी कि कोई भी भिन्न दी हुई हो या कोई भी संख्या दी हुई हो उसमें प्रतिशत ना लगा हो और प्रतिशत लगाना हो, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर प्रतिशत लगा हो, प्रतिशत को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। इतना केवल ध्यान रखना है, बस इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 7/20 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए प्रतिशत लगा नहीं है, इसको क्या करना है कि प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 × 5 = 10 हो जाएगा
अब यहाँ पर 7 का 5 से गुणा कर लेंगे तो 7×5 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 35% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि समुच्चय ए बराबर, देखिए ए के अवयव दिए हुए हैं 4 6 7 और बी के अवयव दिए हुए हैं 3 5 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। यानी कि यहाँ पर हमको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे। ए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया हुआ है 4 6 और 7 और उसके बाद फिर देखिए बी बराबर दिया हुआ है 3 5 और 6 और हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कौन से ऐसे अवयव हैं जो दोनों में कॉमन है, वही ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में है, यानी कि 6 जो है उभयनिष्ठ अवयव यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ग मीटर बराबर है, 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो है वर्ग सेंटीमीटर वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 1 वर्ग मीटर में हमको बताना है कि कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर गुणे 1 मीटर, इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 वर्ग मीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिखा हुआ है, तभी जो है इसको एक, यानी कि 1 एकम 1 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इसको देखिए अगर हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जो है 1 मीटर में यहाँ पर भी देखिए 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जब 1 मीटर और 1 मीटर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इसी तरीके से जब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और जब इनका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा और उसके बाद फिर 1 के आगे जो है 4 जीरो हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 10,000 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में आते हैं, तो जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल हों वो भी आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल भी आ जाते हैं तो याद करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि वाहक चेक किसे कहते हैं, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो देखिए यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है, यानी कि अगर जो है चेक पर खातेदार का जो है हस्ताक्षर होगा तो चाहे खाता धारक खुद जाए या किसी दूसरे को भेजे, जो है कोई भी उस धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। तो इसको कहते हैं वाहक चेक। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज देखिए बना हुआ है, यानी कि आपको ये जो है त्रिभुज जो है प्रश्न में दिया नहीं जाएगा, ये जो है हम अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। और जो है कहा गया है कि समकोण
बनाने वाली जो भुजाएं हैं वह 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए एक भुजा ये है और ये एक भुजा ये है समकोण बनाने वाली। तो इसमें से हम 4 और 6 किसी भी भुजा को मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। और हमको क्या करना है कि ये जो कर्ण भुजा है इसको ज्ञात करना है। देखिए कर्ण भुजा नहीं ज्ञात करना है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर कर्ण भुजा ज्ञात करना होता तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते और जो है कर्ण भुजा भी ज्ञात हो जाती, लेकिन हमको क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर्ण की हमको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे डायरेक्ट जो है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर 1/2 आधार देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में भुजाएं दी हुई थी तो यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 9 और x दिया हुआ है 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन इस पेपर में दिए हुए हैं और हो सकता है कि इतना आसान पेपर ना आए, लेकिन जो है आ भी सकता है ऐसा पेपर, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में जो है इस टाइप के पेपर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा पेपर भी बन सकता है। लेकिन आप लोग तैयारी अच्छी रखना, यानी कि इससे कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी ये जो पेपर है तो बहुत ही आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9:x और समानुपात 12:16 इस तरीके से इसको लिख लेंगे क्योंकि ये समानुपात में दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए जब समानुपात में दिए हैं तो इनके बाह्य पदों का जो है गुणा जो है मध्य पदों के गुणे के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जो है यही कर लेंगे, यानी कि मध्य पदों का गुणा कर लेंगे। देखिए x गुणे 12 और बराबर हो जाएगा हमारा वाह्य पदों का गुणा, तो यानी कि 9 गुणे 16 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 16/12। अब इसको जो है सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सरल करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको 4 से काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 9 को काट देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या पूरी कट चुकी है, अब ऊपर 3 बचा और यहाँ पर 4 बचा। तो यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x² + 3x - 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 10 के गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर 2 पंचे 10, यानी कि 2 और 5 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 से हमको 3 लाना है जोड़ घटा करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² और प्लस देखिए 3 को हम तोड़ लेंगे 5 - 2 में। तो यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा और गुणे में x है और माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा। अब इस x को अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के जोड़े बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉमन हमारा मिल जाएगा x, तो यहाँ से बच जाएगा x + 5 और फिर यहाँ से ले लेंगे कॉमन -2, तो यहाँ से बच जाएगा x + 5। और फिर देखिए
जो है यहाँ से अब इन दोनों में x+5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए x+5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x और यहाँ पर बचेगा -2। तो इस प्रकार से x-2 यहाँ पर बच जाएगा। तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि x+5 और x-2 ही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दीवार की लंबाई कितनी दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए लंबाई दी हुई है 6 मीटर और फिर देखिए ऊंचाई दी हुई है, यानी कि इसको जो है चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो देखिए चौड़ाई हमारी दी हुई है कितनी, 2.5 मीटर। और फिर देखिए जो है यहाँ पर मोटाई दी हुई है, तो इसको हम जो है ऊंचाई मान सकते हैं। तो मोटाई देखिए क्या हो जाएगी, तो मोटाई इसकी हो जाएगी या ऊंचाई कह लीजिए, तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी देखिए 15 सेंटीमीटर। देखिए दीवार है इसलिए दीवार में ऊंचाई को यहाँ पर लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो चौड़ाई होगी यानी कि चौड़ाई जो होगी दीवार की वो ये होगी, जिसको मोटाई भी बोल सकते हैं, और जो ये होगी ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। लेकिन इस तरीके से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दीवार का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सीधे से फार्मूला लगा देंगे। दीवार का आयतन बराबर दीवार का आयतन बराबर, तो देखिए दीवार के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है लंबाई दी हुई है 6 मीटर, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, और फिर चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर, और फिर यहाँ पर देखिए ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी जो है मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सभी जो है जो मापे हैं वो एक यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो उसकी मोटाई है वो सेंटीमीटर में दी हुई, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम 100 से भाग कर दें, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम इसको 100 से भाग कर दें तो ये हमारा जो है चौड़ाई इसकी जो है वो क्या होगी, वो मीटर में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 0.15 मीटर हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम 100 से भाग करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 का गुणा करेंगे 6 से, तो देखिए 25 चौको 100 होता है और 25 छक्का 150 होता है। तो यहाँ पर देखिए 150 हो जाएगा, और फिर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और फिर गुणे यहाँ पर 0.15 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि इस दशमलव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 0 है। यहाँ पर हम 15 और 15 का गुणा किए, तो यहाँ पर ये 2 अंक केवल जोड़ेंगे। तो देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 2.25 वर्ग मीटर आ जाएगा। आयतन है तो देखिए वर्ग मीटर नहीं घन मीटर में आएगा, क्योंकि आयतन हमेशा घन में आता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा घन मीटर। तो इस प्रकार से जो है 2.25 घन मीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है इसको मान लेते हैं। माना माना x से गुणा करें, माना x से गुणा करें तो 42 हो जाएगा। ऐसा हम मान लेंगे कि माना x से गुणा करें तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे 9 सही 4/5 गुणे x
बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि हम माने हैं कि अगर x से गुणा करें तो 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर इस संख्या को x से गुणा कर देंगे और बराबर में 42 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे, 42, और इस संख्या को इधर ले जाएंगे। और उससे पहले देखिए इसको हम जो है मिश्र भिन्न में ये लिखी हुई संख्या, तो इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 5 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 पछे 45 हो जाएगा, और 45 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 में 4 जुड़ेगा तो 49 हो जाएगा। यानी कि 49/5 हो जाएगा। अब जब इसको इधर ले जाएंगे तो जो संख्या बटे में है वो जो है क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी गुणे में, और जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बटे में 5 है, तो यहाँ पर जो है गुणे में 5 चला जाएगा, और जो है यहाँ पर देखिए अंश में जो है कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 49 यहाँ पर बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब जो है इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए सरल करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको 7 से काट लेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा, और फिर 7×6 = 42 हो जाएगा। अब 6 का 5 से गुणा कर लेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 30 आ गया, और बटे में अभी 7 शेष बाकी है। तो यहाँ पर देखिए जो है 30/7 हमारा आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको जो है मिश्र भिन्न में चेंज करना चाहें तो मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि 7 से 30 को भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7×4 = 28 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 2 शेष। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जो है, देखिए यहाँ पर 4 आया तो 4 सही 2/7 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 2/7। यानी कि अगर हम जो है 9 सही 4/5 में जो है 4 सही 2/7 से गुणा कर दें तो हमारा 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कहा गया था कि कितने से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए, तो यहाँ पर हम माने थे कि माना x से गुणा करें तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली है, 4 सही 2/7। यानी कि 4 सही 2/7 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो हमारा 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। यानी कि जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लघुत्तरीय प्रश्न है, और लघुत्तरीय प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दिया हुआ है, मूलधन देखिए कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये, और फिर देखिए जो है यहाँ पर दर दी हुई है, दर दी हुई है 10%, और फिर समय दिया हुआ है, समय देखिए दिया हुआ है 2 वर्ष, और हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे, और फिर मिश्र धन निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है मिश्र धन का फार्मूला लगा करके मिश्र धन निकाल लेंगे। तो देखिए मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है, देखिए फार्मूला मूलधन और फिर 1+दर/100 समय, ये हमारा होता है देखिए मिश्र धन का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए मूलधन दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पर 1000 गुणे यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 1+ दर दी हुई है 10, और बटे हो जाएगा 100, और पावर में हो जाएगा 2। यानी कि समय 2 वर्ष दिया हुआ तो पावर में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1000, और फिर देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 1 11, यानी कि 11/10 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 और गुणे ये 2 बार है, यानी कि इसकी पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 बार इसको गुणे के रूप में लिख लेंगे तो 11/10 गुणे 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 2, और फिर जो है यहाँ पर बचेगा 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 11 ग्रहियम 121 होता है। अब 121 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा देखिए जो है 1210।
तो इस प्रकार से जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा, 1210 रुपये। अब जो है हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधे से हम फार्मूला लगा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए मिश्र धन कितना है, यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं। तो मिश्र धन हमारा आया है देखिए 1210 रुपये। और फिर देखिए मूलधन कितना था, 1000 रुपये था। तो यहाँ पर 1000 इसमें से माइनस कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 210 रुपये हमारा आ जाएगा, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 210 रुपये। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में देखिए 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापें, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए कहा गया है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो है अनुपात दिया हुआ है 4:5:6 का अनुपात, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापें हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस क्रम में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, इसी क्रम में हम मान लेंगे कि माना, यहाँ पर देखिए क्या मानेंगे, माना घनाभ का या घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगी देखिए 4x, चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो देखिए चौड़ाई हो जाएगी 5x तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई देखिए अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे 6x। तो इस प्रकार से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। अब हम इसी के द्वारा जो है घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर, तो देखिए आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4x इंटू 5x इंटू 6x। अब यहाँ पर इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4×5 = 20 और फिर 20 छक्का कितना हो जाएगा, 120, यानी कि यहाँ पर 120 एक्स क्यूब आ जाएगा हमारा। तो देखिए 120 एक्स क्यूब जो है घनाभ का आयतन इसके द्वारा आ जाएगा। लेकिन देखिए दिया क्या है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। देखिए दिया है घनाभ का आयतन, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, तो देखिए ये दिया हुआ है घनाभ का आयतन 960 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जब ये दिया हुआ है तो यानी कि घनाभ का आयतन हम यहाँ से ये निकाले हैं और दिया ये है, तो यहाँ पर घनाभ के आयतन की जगह पर 120 एक्स क्यूब लिख लेंगे और फिर बराबर में 960 हो जाएगा और फिर एक्स क्यूब को इधर ही रखेंगे और इस 120 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 960, ये इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 960/120 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है 12 से जो है 96 को भाग कर देंगे तो 12×8 = 96 होता है, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब बराबर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स का क्यूब हटा देंगे तो देखिए इधर रूट लग जाएगा, यानी कि √8 हो जाएगा और करणी घात 3 हो जाएगी, यानी कि 8 का हमको घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8 का घनमूल होता है 2, तो इस प्रकार से x बराबर 2 आ जाएगा। अब हमको देखिए क्या करना है कि घनाभ की मापें यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेंगे। तो देखिए लंबाई का अनुपात कितना था, तो देखिए लंबाई हम माने थे कि लंबाई 4x है, तो यहाँ पर देखिए 4
x का मतलब 4 × 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और फिर जो है देखिए चौड़ाई कितनी है, तो देखिए चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था 5, यानी कि 5 × 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर जो है देखिए ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो ऊंचाई देखिए दी हुई है 6x, तो यहाँ पर देखिए 6 × 2 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 × 2 करेंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत आसान है, और देखिए इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे अगर इसको जो है देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो है बहुत आसान। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, यानी कि इनकी जो सेटिंग है वो सेटिंग आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें सेट क्या करना है वो आप लोग याद कर सकते हो। तो जो है अगर वो याद रहेगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो जो है इनको भूल जाओगे। देखिए यहाँ पर x² और -1 -2y और -y² दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x² को अलग रखेंगे, और बाकी यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण पूरी दी हुई है, तो यहाँ पर इसको हम पूरा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा देखिए +1 और +2y और +y² बचेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है ये क्या हो जाएगा x², और फिर देखिए माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे y की घटती घातों के क्रम में लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y² और +2y और +1 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x², और ये जो है ये क्या है y+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए y+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है y+1 का होल स्क्वायर, यानी कि y+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही हमारा आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है a² - b² का, तो यहाँ पर देखिए a² - b² का फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर a² - b² का फार्मूला क्या हो जाएगा a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b, तो यहाँ पर हो जाएगा x + y+1, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - y और -1, यानी कि जो है इधर वाले पद में अगर माइनस लगाएंगे तो दोनों पद जो है माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर x + y+1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x - y -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है और फिर जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो है चित्र नहीं दिया रहेगा, आपको अपनी तरफ से चित्र की रचना करनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हम जो है एक वृत्त पहले से बनाए हुए हैं और इसमें देखिए कहा गया है कि एक जीवा है। देखिए मान लीजिए ये एक जीवा हो जाएगी और इस जीवा की कहा गया है कि केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये केंद्र है, तो यहाँ पर केंद्र से इसकी जो दूरी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। और फिर जो है कहा गया है कि जो है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी कि इस जीवा की लंबाई कितनी दी हुई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और फिर जो है यहाँ पर हमको क्या करना है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमको जो ये दूरी है ये ज्ञात करनी है त्रिज्या वृत्त की। तो यहाँ पर देखिए हम सीधे से क्या करेंगे जो है पहले इनका नाम रख लेंगे। देखिए ये हो जाएगी ए भुजा मान लीजिए, यानी कि इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ओ। अब यहाँ पर जो है सीधे से देखिए फार्मूला हम लगा देंगे।
यानी कि जो है एक परिमेय होती है कि वृत्त के केंद्र से, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये यहाँ पर परिमेय लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वृत्त से के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये परिमेय यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर हम एक बिंदु और मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, मान लीजिए m। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम am निकाल लेंगे। तो देखिए am बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए am बराबर हो जाएगा 1/2 AB, क्योंकि देखिए जब जो है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो हमारा AM बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB, यानी कि AB का अगर हम आधा कर दें तो हमारा AM निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 AB कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि जो इसकी ये भुजा है यानी कि AM ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज AOM, त्रिभुज AOM में अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमको ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है लंब भुजा है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लंब भुजा है और ये आधार भुजा है और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सीधे से क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज AOM में क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए OM का स्क्वायर और प्लस AM का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखिए हमको AO का स्क्वायर निकालना है और OM का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस AM का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 बरहियम 144 होता है और फिर देखिए यहाँ पर 50 25 हो जाएगा और फिर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9 और फिर 4 2 6 यानी कि 169 यहाँ पर हो जाएगा AO स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा यानी कि रूट 169 हो जाएगा और 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, यानी कि यहाँ पर 13 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी। यानी कि जो त्रिज्या है OA ये कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार हम हल करवा चुके हैं कि संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 20 तक की सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 20 तक सम संख्याएं। तो देखिए 1 से 20 तक की सम संख्या हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो इस प्रकार से ये जो है क्या हो जाएंगी 1 से 20 तक की सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सीधे से हम समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए समांतर माध्य बराबर तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर सीधे से हम पदों का योग कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और प्लस हो जाएगा 20।
और बटे में कर देंगे देखिए पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए गिन लीजिए पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए 10 पद हैं। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका योग होगा 110। देखिए क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो देखिए 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग जो है वो आप लोग याद कर लीजिए कि इनका योग कितना होगा, जिससे आप लोगों को परीक्षा में जोड़ना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर अगर इनको जोड़ने लगोगे तब भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है खराब होगा। तो यहाँ पर इनका योग आप लोग ज्ञात जो है याद रखिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर इनका योग होगा 110 और बटे हम कर देंगे 10। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि जो है इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 13 का स्क्वायर बराबर 169। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आधार में दिया हुआ है उसी को आधार में रखते हैं। तो यहाँ पर log 13 हो जाएगा आधार में, और जो है ये आ जाएगा आगे। तो ये हो जाएगा 169 और बराबर में हो जाएगा देखिए 2, यानी कि log 169 आधार यहाँ पर 13 रहेगा बराबर 2। इस तरीके से log के रूप में लिख सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से दूसरा भी कर लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर देखिए बराबर में दिया हुआ है वो आगे आ जाएगा, और यहाँ पर जो बेस में है वो जो है बेस में ही रहेगा। यानी कि इस तरीके से इसको लिख सकते हैं log 10, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे देखिए 10 की पावर 3, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए -3। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 जो है इस तरीके से इसको अगर हल कर लें तो यहाँ पर देखिए log जो है 10, और देखिए ये 3 जो है आगे चला जाएगा। यानी कि इसका जो है अगर हम जानना चाहें कि ये कैसे आएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर log 10 यानी कि बेस में 10 रहेगा, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -3। और फिर देखिए जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और log 10 और बेस में 10 रहेगा। तो log 10 और बेस में 10 रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है 1 हो जाएगा इसका मान। तो इस प्रकार से -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान जो है वो क्या होगा, -3 ही होगा। तो इस प्रकार से जो है जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि 18 ही क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और कहा गया है कि समान कोण तीसरे कोण से 4 गुने हैं। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा जो है ये दोनों बराबर हैं। तो ये कोण दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जो बराबर भुजाएं होती हैं त्रिभुज के तो उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये दोनों भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। और कहा गया है कि जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस कोण को मान लेंगे कि ये x है, यानी कि ये तीसरा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समान कोण है वो इस कोण के 4 गुना है। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 4x और ये भी हो जाएगा 4x। तो हमको क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है योग कितना होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है जो है 180 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस 4x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और फिर जो है हम क्या करेंगे, इनका जो है योग कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9x, और फिर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर x बराबर 180/9 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 180 को 9 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 डिग्री। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इन सभी कोणों का मान जो है निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो है कोण ए बी सी बराबर कितना है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी बराबर है 4x। तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 20 डिग्री, तो यहाँ पर 4 दूना 8 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। और फिर देखिए जो है कोण बी सी ए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 4x दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 इंटू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 दूना जो है 20 चौको, यहाँ पर देखिए 4 गुणे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 चौको 80 ये भी हो जाएगा। और फिर देखिए कोण जो है निकाल लेंगे सी ए बी, तो देखिए कोण सी ए बी कितना दिया हुआ है, तो ये x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए ये 80 डिग्री कोण हो जाएगा और ये भी 80 डिग्री और ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण निकल आएंगे, यानी कि यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।